हेलो गाइस, तो आज हम लोग हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 101 से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है वॉट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग आउट अबाउट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ एंड मैथड्स। जो हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट के ब्राउजर का उपयोग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग ब्राउज करते हैं तो जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे को अगर ब्राउज कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके मेथड, उनके इवेंट, ये सारी चीज़ें हमें शो हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को शो करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ब्राउजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीवर्ड इन विजुअल बेसिक आर वर्ड दैट। जो कीवर्ड होते हैं विजुअल बेसिक में वो क्या होते हैं, उन शब्दों को क्या कह सकते हैं? तो देखो, कीवर्ड क्या होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में चल जाओ, विजुअल बेसिक या किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड एक कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका पहले से मीनिंग फिक्स होता है। उनका मीनिंग प्रोग्रामर चेंज अपने अनुसार नहीं कर सकता। जैसे अगर आपके ब्रेक मीनिंग है अगर, तो वो लूप को रोकने के लिए काम आता है। आपका INT है तो वो इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए काम आता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? कीवर्ड कहलाते हैं। तो कीवर्ड क्या चीज़ होते हैं? ये होते हैं एक स्पेशल मीनिंग, इनका एक फिक्स मीनिंग होता है पहले से, इसलिए कह सकते हैं हैव स्पेशल मीनिंग एंड शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन नेमिंग वेरिएबल। तो इनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते नेमिंग वेरिएबल देने के लिए। जैसे मुझे अगर एक कुछ डिक्लेयर करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैंने A, B नाम रखती हूँ, तो मैं इनकी जगह नाम इंट या ब्रेक ये नाम नहीं रख सकती हूँ। मैं ब्रेक नाम नहीं रख सकती हूँ, मैं इंट नाम नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, पहले से कोई कीवर्ड है। अगर ये रखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही होंगे। तो कीवर्ड का मतलब हो गया उनका पहले से एक मीनिंग होता है और उनको हम लोग वेरिएबल का नाम देने के लिए उन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टू कंटिन्यू ए लॉन्ग स्टेटमेंट ऑन अनोदर लाइन। एक लंबा लाइन है, एक लंबा स्टेटमेंट है, तो अगली लाइन पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं अंडरस्कोर कैरेक्टर का। अंडरस्कोर क्या है, आपको ध्यान भी होगा कि हमें कोई कंटिन्यू लाइन लिखनी है तो हम उसके, और हमारा पेज में ख़त्म हो रहा होता है तो हम अंडरस्कोर लगाकर और आगे से वो लाइन लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। तो अंडरस्कोर कैरेक्टर का यूज करके हम एक लंबी लाइन को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन टेम्पलेट आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट व्हेन। फंक्शन टेम्पलेट को किसके इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है, मतलब फंक्शन टेम्पलेट किसके समान किया जाता है? तो देखो, फंक्शन के टेम्पलेट हैं वो कब होंगे? अगर सेम स्कोप में, अगर उसी स्कोप में डिक्लेयर हुए हैं तो सेम हो गए। हैविंग सेम नेम, दोनों फंक्शन का नाम या तो सेम हो जाना चाहिए, जैसे मैंने कार और वॉइड का पब्लिक कार दोनों फंक्शन का या तो नेम सेम दे दूँ। या हैविंग आइडेंटिकल रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट। जो हम लोग अगर उसके पैरामीटर बनाते हैं या उसकी लिस्ट बनाते हैं, उनकी टाइप सेम हो, दोनों का इंटीजर मैंने बना दियो या उनका रिटर्न टाइप सेम हो जाए, तो रिटर्न टाइप प्रकार के पैरामीटर जो होते हैं उनका सेम हो जाए, तो ये फंक्शन टेम्पलेट क्या होते हैं? सेम माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें अगर सेम है तो हम लोग फंक्शन को समकक्ष मान सकते हैं, फंक्शन एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन टेम्पलेट कैन हैव। फंक्शन टेम्पलेट में क्या होता है? तो देखो, फंक्शन टेम्पलेट में एक्सप्लिसिट इंस्टालेशन डेफिनेशन विथ टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल पैरामीटर। जैसे मैंने एक साइज नाम का एक फंक्शन बनाया है, तो इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ तो इसकी डेफिनेशन पहले से दे रखूँगी। एंड एक्सप्लिसिट इंस्टालेशन ऑफ डिक्लेरेशन विथ टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल पैरामीटर। और जितने भी हम पैरामीटर हैं, हम जितने भी रिटर्न टाइप्स भी दे रहे हैं, तो उनकी भी डेफिनेशन हम पहले से ही डिक्लेयर करके रखेंगे कि ये किस टाइप की डिक्लेरेशन कर देंगे कि किस टाइप के रिटर्न दे रहा है और इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन की दोनों चीज़ें, बोथ को ये सपोर्ट करता है जो फंक्शन टेम्पलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा सही है? तो द प्राइवेट मेंबर कांट बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास। अब देखो, इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। अपन इसकी जावा की या किसी भी प्रोग्रामिंग की लाइफ से बाहर आते हैं। हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो ऐसे समझते हैं कि मतलब इसमें से सेंटेंस पूछा है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के हिसाब से। तो एक समझ लो कि आपका एक क्लास है, ठीक है, आपका क्लास है CSA, आप CSA के स्टूडेंट हो। आपके CSA के स्टूडेंट के अंदर आप 3 जने हो, एक हो आप पब्लिक, एक हो प्राइवेट, एक प्राइवेट हो और एक है प्रोटेक्टेड आपका स्टूडेंट, प्रोटेक्टेड।
अब पहला चीज बोल रहा है प्राइवेट मेंबर कांट बी एक्सेस बाय पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास। उसी क्लास के, आप इसी क्लास के हो और इसके प्राइवेट मेंबर को कांट बी एक्सेस बाय पब्लिक मेंबर, ये पब्लिक मेंबर एक्सेस नहीं कर सकता, ये बोल रहा है नहीं कर सकता। तो आप दोनों एक ही क्लास में बैठे हो, क्या आप एक दूसरे को नहीं बुला सकते हो? तो ये चीज़ तो गलत हो गई ना, क्योंकि आप तो एक दूसरे को बुला सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ तो सत्य है, ये चीज़ कांट बी एक्सेस इसने ये बोल दिया, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें सत्य पूछ रहा है और ये बोल रहा है कि नहीं बुला सकते हो, तो ये तो चीज़ गलत हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है द प्राइवेट मेंबर कैन बी एक्सेस बाय पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास। मतलब ये जो प्राइवेट मेंबर है ना, इसको पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास, हमारे क्लास का जो पब्लिक मेंबर है, मतलब आपका जो दोस्त है, क्या वो पब्लिक और आप प्राइवेट हैं, तो क्या वो आपको नहीं बुला सकता? बिल्कुल बुला सकता है। तो ये बात क्या हो गई? सही हो गई कि एक ही क्लास का प्राइवेट मेंबर पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है, बुला सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? द प्राइवेट मेंबर कैन बी एक्सेस ओनली बाय द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। ये बोल रहा है कि जो एक प्राइवेट मेंबर है, आप प्राइवेट हो, आपका एक दोस्त पब्लिक था और एक दोस्त प्रोटेक्टेड था, और भी क्लास में आपका एक दोस्त है वो भी प्राइवेट है, तो ये बोल रहा है कि एक प्राइवेट मेंबर सिर्फ दूसरे प्राइवेट मेंबर को ही बुला सकता है। आप एक ही क्लास में बैठे हो, तो क्या आप पब्लिक को या प्रोटेक्टेड को नहीं बुला सकते हो? बुला सकते हो ना। तो ये चीज़ भी गलत हो गई। वो बोल रहा है कि सिर्फ प्राइवेट को बुला सकता है, नहीं, आपकी क्लास में अगर कोई पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है, आप उनको भी बुला सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। द प्राइवेट मेंबर कांट बी एक्सेस बाय द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। कोई प्राइवेट मेंबर है, उसको कांट बी एक्सेस बाय प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। क्लास में ही बैठे हो आप दोनों जने, तो क्या अगर प्राइवेट पब्लिक वाला बुला सकता तो वैसे ही प्रोटेक्टेड वाला भी तो आपको कॉल कर सकता था ना, तो प्रोटेक्टेड वाला भी कॉल कर सकता, मगर ये बोल रहा है कांट बी एक्सेस, मतलब नहीं बुला सकता, तो ये भी चीज़ क्या हो गई? गलत हो गई। और इसमें से पूछा था कौन सा कथन सत्य है, तो सेकंड सही हो गया कि एक क्लास के प्राइवेट मेंबर को पब्लिक मेंबर के द्वारा कॉल किया जा सकता है, तो ये लाइन क्या हो गई? सही होगी। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेंबर कैन नेवर बी एक्सेस बाय इनहेरिटेड क्लास। ऐसा कौन सा मेंबर है जिसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते इनहेरिटेड क्लास में? देखो इनहेरिटेड क्लास क्या होती है, ये होती है हमारी बेस क्लास। इस बेस क्लास को एक डिराइव्ड क्लास ने इनहेरिट कर लिया, जिसने मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रखा है। समझो आप सीएसए के हो, आपको आपके टीचर को डीएम के टीचर ने इनहेरिट कर लिया, मतलब आपके और डीएम के टीचर सेम है, तो सीएसए वाले स्टूडेंट को डीएम के टीचर ही पढ़ा रहे हैं, डीएम के टीचर ही संभाल रहे हैं, तो सीएसए वाले स्टूडेंट को डीएम के टीचर तो बुला सकते हैं ना। मगर ये बोल रहा है कि ऐसे कौन से उसको किसको एक्सेस नहीं कर सकते, मगर उस क्लास में रूल बना दिया है कि एक पब्लिक पर है, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड है, तो जो प्राइवेट वाला स्टूडेंट होता है ना, उसको उस क्लास से बाहर नहीं कॉल किया जा सकता। ये अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो ये आपका इस क्लास से बाहर जा ही नहीं सकता, इस पर रोक होती है पूरी। तो आपका जो प्राइवेट मेंबर होता है वो तो डिराइव्ड क्लास में आ नहीं सकता, पब्लिक वाला आ सकता है और प्रोटेक्टेड वाले तो आ सकते हैं। तो इसने बोला किसको नहीं एक्सेस कर सकते, तो प्राइवेट मेंबर, जो आपका प्राइवेट मेंबर होता है आपके क्लास का, उसको इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो आपका प्राइवेट मेंबर है, इस क्लास का जो प्राइवेट स्टूडेंट है, उसको कोई दूसरी क्लास में नहीं बुलाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम इनहेरिटेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज आर प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल मतलब जो ये उप्स लैंग्वेज है उसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। तो उप्स में कौन कौन से, इनकैप्सुलेशन यूज होता है, इनहेरिटेंस भी यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज होता है, इसके साथ में एक एब्स्ट्रैक्शन होता है वो भी यूज होता है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं वो क्या होते हैं, इन उप्स के अंदर यूज होते हैं। इन कंसेप्ट का एक मीनिंग भी, अर्थ भी देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डेटा प्लस फंक्शन, हम लोग डेटा के साथ में फंक्शन को कंबाइंड करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपकी बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास ने उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया, बेस की प्रॉपर्टी डिराइव्ड ने ले ली। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि एक ही नाम तो सेम है मगर काम अलग अलग करते हैं। जैसे मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बना दिया, अगर मैं 2 इंटीजर पे लगाऊंगी तो वो 2 नंबर को जोड़ के देगा, 2 स्ट्रिंग पे लगाऊंगी तो उन स्ट्रिंग को कंटिन्यू बनाकर देगा। जैसे मैंने 2 नंबर 3 + 2 पे लगाया तो वो 5 करके दे देगा। यही मैंने जानकी माहेश प्लस माहेश्वरी पे लगाया तो वो इस स्ट्रिंग को कंटिन्यू कर दे देगा।
तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब नाम सेम होते काम अलग अलग हो गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? व्हेन इज मेथड ऑफ ओवरलोडिंग डिटरमाइन? मेथड ओवरलोडिंग किसको डिटरमाइन करता है, क्या निर्धारित करता है? तो मेथड ओवरलोडिंग किसको बताता है? ये बताता है आपके कंपाइल टाइम पे, मतलब मेथड ओवरलोडिंग कब की जाती है। तो देखो, जब भी मेथड को हम ओवरलोड कर रहे हैं, भले ही हमारा सेम नाम है मेथड, हम उसको अलग अलग यूज कर रहे हैं, कभी ऐड इंटीजर पे कर रहे हैं तो उसका काम अलग होगा, और स्ट्रिंग पे कर रहे हैं तो काम अलग होगा, मगर मेमोरी तो एलोकेट करानी पड़ेगी उनको। तो वो मेमोरी हम कब एलोकेट कराते हैं? कंपाइल टाइम पे, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ओवरलोडिंग करवाई जाती है, इससे मेमोरी एलोकेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बजट अमाउंट एंड एक्चुअल रिजल्ट इज क्लासिफाइड। जो हमारा बजट अमाउंट होता है और रिजल्ट के अंदर जो डिफरेंस आता है, मतलब जो कमी या डिफरेंस आ गई या ज़्यादा आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वेरिएंसेस। जैसे मुझे 1000 रुपये दिए और मैंने उसका जो रिव्यू दिखाया वो मैंने 800 का ही दिखाया कि मैंने 800 ही लगाए, तो ये जो 200 रुपये का डिफरेंस आया है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेरिएंसेस बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन बजट अमाउंट और एक्चुअल रिजल्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंसेप्ट ऑफ जावा इज वे टू कन्वर्टिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लास। जावा के अंदर ऐसा कौन सा तरीका होता है जिसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को एक क्लास के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? इसका मतलब ऐसी चीज़ें जो हम डिफाइन तो कर रहे हैं मगर जितना यूजफुल है उतना ही शो कर रहे हैं, उतना ही हम लोग क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, उसका एक्चुअल जो काम है वो हमने क्या कर दिया? छुपा दिया है। एक्चुअल काम को हमने क्या करते हैं? शो नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जो आवश्यक जानकारी होती है वही दिखाई जाती है, बाकी वाली जानकारी को हटा लिया जाता है, स्किप कर लिया जाता है। और बाकी का हमने बताया था पॉलीमॉर्फिज्म, नाम सेम रहेगा काम अलग रहेगा। इनकैप्सुलेशन में डेटा प्लस मेथड्स दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। इनहेरिटेंस में बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास में एक्सेस किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ होती है जो काम की जानकारी को दिखाती है, बाकी की जानकारी को हाइड कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। सी कोड का आउटपुट क्या होता है? तो देखो, इस सी कोड का आउटपुट क्या है? ये तो हमारी हेडर फाइल है जो हर प्रोग्राम में लगानी जरूरी होती है, हेडर फाइल। उसके बाद में वॉइड मैन लगा दिया, ये बताता है आपका प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ है, इस स्कोप से शुरू हुआ कर्ली बेसिस का, और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब देखो, इंटीजर आई बराबर 0, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें आई की वैल्यू रख दी है 0। फिर आते हैं वाइल के अंदर। वाइल में क्या करा? आई की वैल्यू को पहले प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो प्री मतलब आप यूज करने से पहले उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे। प्री इंक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 1। अब नीचे गए और प्रिंट कर दिया एच को, ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर वाइल में एक्चुअली क्या होता है? कोई कंडीशन लगाई जाती है, जैसे आई ग्रेटर लेस देन 10 होना चाहिए या आई इक्वल्स टू 10 हो गया, मतलब हम लोग कोई भी कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ तो हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं है, वो प्रिंट करेगा एच, अगली बार वापस वाइल पे जाएगा, वो फिर इसकी वैल्यू को 2 कर देगा और आके एच प्रिंट कर देगा। फिर वापस जाएगा 3 कर देगा, एच प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट करेगा, एच प्रिंट कर देगा। तो इस तरह ये लूप चलता जाएगा, कभी भी ये लूप खत्म होगा ही नहीं। तो इसका आउटपुट क्या होगा? एच प्रिंटेड इनफिनाइट टाइम, मतलब एच को क्या प्रिंट करेगा? इनफिनाइट टाइम प्रिंट करता जाएगा, अनंत बार इसको एच को ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। इसके सी कोड का क्या आउटपुट होगा? सेम है, यहाँ पर हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आई बराबर यहाँ क्या किया है? 0। अब देखो, वाइल और डू वाइल में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि डू वाइल और वाइल का मतलब होता है, वाइल में तो आपका वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन सही है तो ही हमारा प्रोग्राम चलेगा। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है? आपका प्रोग्राम पहले कंडीशन को चेक नहीं करता, पहले तो आपने उसे जो काम दिया है ना वो काम वो करेगा ही करेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। तो यहाँ पर होता है एंट्री कंडीशन चेक, यहाँ होता है एग्जिट कंडीशन चेक। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या करा? डू में लिख दिया हेलो, तो वो तो क्या करेगा? एक बार आपके हेलो प्रिंट करेगा। उसके बाद में चेक करा है हमने, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 असाइन करी है। अब वो चेक करा है आई नॉट इक्वल्स टू 0, आई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन चेक करता है, ये कंडीशन मैच होते ही वहाँ लूप खत्म हो जाता है। तो ये बोल रहा है आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मगर हमारे पास तो आई की वैल्यू 0 के बराबर ही है। तो इस जगह क्या होगा? लूप क्या होगा? एग्जिट में आ जाएगा, लूप बाहर निकल
निकल जाएगा, लूप कैंसिल हो जाएगा। तो जब लूप बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर किसको प्रिंट करेगा, वो सिर्फ एक बार हेलो ही प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट हो जाएगा थर्ड, हेलो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ वैल्यू फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या दी है, -4। ओके, अब देखो 1/2 है तो हम लोग 1 का भाग 2 में दे नहीं सकते, ये तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंटों में भाग जाएगा। और हमारे पास में यहाँ पे क्या है, दोनों इंटीजर वैल्यू है। तो जब इंटीजर वैल्यू है और भाग पॉइंटों में जा रहा है तो फिर हम भाग को नहीं दे सकते, उस जगह आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद में क्या वैल्यू है, प्लस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या है 3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू है तो -6 हो गया, प्लस 5.0 है। अब देखो -4 और +0 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे, और यहाँ पर है 5.0। अब देखो माइनस की वैल्यू जुड़ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, -10 और प्लस के 5.0। तो अगर प्लस की वैल्यू को माइनस की वैल्यू के साथ में घटाएंगे तो क्या होगा, जोड़ना है मगर हमें क्या है, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू, तो घट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 5.0 बचेगा, क्योंकि हम फ्लॉट वैल्यू में से घटा रहे हैं, यहाँ वैल्यू फ्लॉट है तो फ्लॉट में से घटा रहे हैं, तो 5.0 माइनस के 5.0 बचेंगे। तो हम इनको क्या बोलते हैं, डबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, डबल माइनस का 5.0, तो इसका आंसर क्या आएगा, -5.0। ध्यान रखना ये वैल्यू इंटीजर में है, 1/2 किस में है, इंटीजर में है, और इंटीजर में अगर भाग नहीं जा रहा है तो हम पॉइंटों में भाग नहीं दे सकते, उसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को अच्छे से कौन डिस्क्राइब करता है। तो देखो इनहेरिटेंस का अर्थ आगे भी मैंने बताया, फिर से बता रही हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ये ऊपर वाली क्लास होती है बेस क्लास, और जिस क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। तो ये क्या बोल रहा है, यूजिंग ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन नहीं, यूजिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू डिराइव्ड सेगमेंट। ये जो डिराइव्ड सेगमेंट में पहले वाले जो हमारे फंक्शन और डेटा है उनको यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यूजिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू डिराइव्ड सेगमेंट, ये कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर प्रोवाइड बाय एज उप्स फीचर। उप फीचर्स के अंदर कौन से इनहेरिटेंस के बेसिक टाइप प्रोवाइड होते हैं। तो इसमें कौन से होते हैं, 4 तरह के हमारे ये मूल इनहेरिटेंस प्रोवाइड कराता है उप्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइन द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं। सिंगल लेवल का मतलब होता है आपकी बेस क्लास को सिर्फ एक ही बार डिराइव्ड क्लास में यूज किया जाए, ऐसा नहीं कि आगे और नहीं किया जा सकता है। तो ये इतना जो होता है ये आपका बनता है सिंगल लेवल। तो ये सिंगल लेवल को कैसे किया जा सकता है, तो ये कह सकते हैं ए क्लास इज इनहेरिटिंग ए डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास को तो हम इनहेरिट कर ही नहीं सकते, तो गलत हो गया। ए क्लास इनहेरिटिंग ए बेस क्लास, मतलब ऐसी एक क्लास जिसको इनहेरिट करता है बेस क्लास के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मतलब इसने क्या करा, इनहेरिटेड कर दिया बेस क्लास को। इस बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास ने क्या करा, इनहेरिटेड कर दिया। तो ये किसको बताता है, सिंगल लेवल को। और ये बोल रहा है ए क्लास इनहेरिटिंग ए नेस्टेड क्लास, तो वो तो मल्टी लेवल हो जाएगा। ए क्लास विच गेट इनहेरिटेड बाय 2 क्लास, अगर 2 क्लास के द्वारा इनहेरिट होता है तो उसे मल्टीपल बोलते हैं, तो वो भी नहीं होगा। हमारे को सिंगल लेवल पूछा है, मतलब एक बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। तो ए क्लास इनहेरिटिंग ए बेस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। करेक्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए क्या सही होता है। देखो मल्टीपल अभी मैंने आगे बताया, इसमें क्या होते हैं, एक चाइल्ड के 2 से ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, मतलब 2 पेरेंट्स ने किसको करा है, एक चाइल्ड को इनहेरिट करा है। मतलब ये जो आपकी डिराइव्ड क्लास है ना, इसने 2 बेस क्लास की प्रॉपर्टी ले रखी है, मल्टीपल है, ठीक है। तो इसके मतलब डिराइव्ड क्लास के पेरेंट्स 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये मल्टीपल हो गया। तो देखो एक क्लास स्टूडेंट, ये समझो एक आपकी क्लास है स्टूडेंट, इसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट क्लास, ये आपकी है स्टूडेंट क्लास। और दूसरी वाली क्लास है आपकी, इसका एक पब्लिक मेंबर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर मार्क्स और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया एस। फिर है दूसरी स्ट्रीम क्लास, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम क्लास, ये हो गई आपकी स्ट्रीम क्लास। अब हम लोग ने एक क्लास बनाई है टॉपर, ये वाली क्लास है आपके टॉपर,
ये क्लास हो गई आपकी टॉपर। तो इसमें क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टूडेंट, मतलब इसके जो पब्लिक स्टूडेंट हैं उनको क्या कर रहा है, इसने क्या करा, इनहेरिट करा, और पब्लिक स्ट्रीम इनको भी इनहेरिट कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो एक बेस क्लास हमारी स्टूडेंट और दूसरी थी स्ट्रीम, और उसको इनहेरिट किस में किया, टॉपर के अंदर स्टूडेंट और स्ट्रीम दोनों को इनहेरिट कर दिया। तो ये हमारा क्या इसका एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस कैन बी ओवरलोडेड, किसको ओवरलोडेड किया जा सकता है। तो आपके मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों को ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो मल्टी थ्रेड, देखो थ्रेड क्या चीज़ होती है, किसी एक प्रोसेस को हम लोग क्या करें, कोई प्रोसेस है बड़ी, तो उस प्रोसेस को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, थ्रेड बन जाते हैं। तो ये बोल रहा है मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग किसको बोल सकते हैं। तो मल्टी थ्रेड मतलब मैंने एक प्रोसेस को 3 थ्रेड में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन तीनों प्रोसेस को या किसी 2 प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करूँ तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी थ्रेडिंग कहलाएगा। तो ए प्रोसेस इन विच 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस, किसी एक ही प्रोसेस के 2 या 2 से अधिक पार्ट रहते हैं और उनको रन करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हम इनको रन कर रहे हैं, एक साथ हम इनको रन करते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, आपके मल्टी थ्रेडिंग कहलाएगी। जिसमें क्या हो रहा है कि एक ही प्रोसेस के बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट को एक साथ रन करते हैं, तो वो मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ देयर आर टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग के क्या प्रकार होते हैं। तो मल्टीटास्किंग किसकी होती है, तो मल्टीटास्किंग हम लोग के बोल रहा है किसकी हो सकती है। तो प्रोसेस की भी मल्टीटास्किंग हो सकती है, मतलब एक समय में हम 2 या 2 से अधिक प्रोसेस को चला सकते हैं और एक समय में हम 2 या 2 से अधिक थ्रेड को भी चला सकते हैं। तो प्रोसेस और थ्रेड बेस दोनों की क्या होती है, मल्टीटास्किंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा, जावा के अंदर जो थ्रेड को प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटी का मतलब जिसकी प्रायोरिटी अधिक होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो थ्रेड की प्रायोरिटी जावा में किस में दी जाती है, इंटीजर में दी जाती है। ये मान होता है 1 से 10 के बीच में, अगर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको ज़्यादा मान दिया जाता है। 1 से लेके 10 तक जो प्रायोरिटी दी जाती है वो हमारे थ्रेड की प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसलिए इसका किस में दी जाती है, इंटीजर के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। तो एक थ्रेड होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है, थ्रेड एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, थ्रेड किसी प्रोसेस से ही बन रही है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होती है। तो ये क्या बोल रहा है, एवरी क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ये तो सही हो गया, अगर एक क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट है और उसको हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने एक क्लास बना दी, कार बना दी, और उस कार के अंदर जो भी फंक्शंस बना रही हूँ ना उनको डिक्लेयर तो कर दिया। जैसे मैंने कोई क्लास बनाई है, मैंने कोई भी क्लास बनाई, उसमें कार नाम का फंक्शन बना दिया, उसमें बाइक नाम का फंक्शन बना दिया, मैंने उनको फंक्शन तो बना रही हूँ मगर मैंने उनकी डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, तो वो क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। तो ऐसी क्लास का मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाम तो देना ही पड़ेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो लगाना पड़ेगा, तो ये तो सही होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास नॉट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अभी मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसी को बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया वो नहीं बताते, उसका स्ट्रक्चर ही बताते हैं, तो ये भी तो सही हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनिशिएट बाय न्यू ऑपरेटर, ये गलत है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम न्यू ऑपरेटर से नहीं बताते, न्यू ऑपरेटर तो मेमोरी एलोकेट कराने का काम करता है ऑब्जेक्ट बनाकर, मगर न्यू ऑपरेटर के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं बनाया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनहेरिटेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेड तो कर सकते हैं। और जिस क्लास में आप इनहेरिटेड करते हो उस क्लास में अगर आपने डेफिनेशन नहीं दी है तो वो भी क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस पैकेज कंटेन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कौन से पैकेज में रहता है। हम जैसे हेडर फाइल्स लगाते हैं तो हमें ये कीवर्ड्स को यूज करने के लिए ऊपर उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है इस प्रोग्राम के अंदर। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कौन सी फाइल में रहता है, तो एब्स्ट्रैक्ट रहता है आपकी java.lang पैकेज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रहता है। इसके अलावा और भी फीचर रहते हैं मगर हमें यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट का पूछा है तो वो रहता है java.lang के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिव द एब्स्ट्रैक्शन एब्रीवेशन ऑफ AWT, मतलब AWT की फुल फॉर्म क्या है? तो AWT की फुल फॉर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट AWT की फुल फॉर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of this package contain all the classes and method required for event handling in Java? Event handling Java के अंदर हम लोग को कौन से क्लासेज और मेथड्स रिक्वायर्ड रहते हैं? तो इसके अंदर कौन से क्लासेज एंड मेथड रिक्वायर्ड रहते हैं? java.awt.event, मतलब हम लोग अगर इस पैकेज को डालना चाहते हैं जिसमें हम लोग इवेंट को या मेथड्स को यूज करते हैं, तो हम लोग वहाँ यूज करेंगे java.awt.event। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is an event in delegation event model used by Java programming? जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो डेलीगेशन इवेंट मॉडल यूज किया जाता है वो कौन से इवेंट के लिए यूज किया जाता है? तो इसमें क्या होता है, ये जो डेलीगेशन इवेंट मॉडल होता है इसका काम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को हैंडल करने के लिए काम होता है। तो ये किसको बताता है? एक इवेंट जो ऑब्जेक्ट की डिस्क्राइब स्टेट चेंज इन सोर्स के अंदर जो स्टेट चेंज होती है ना, उसको बताने का काम करता है डेलीगेशन इवेंट मॉडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हैंडल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of this method are used to register a mouse motion listener? अगर हमें माउस मोशन लिसनर, जैसे मैंने एक बटन बना दिया, उस पर क्लिक करना है, ऐड नाम का एक बटन बना दिया, तो हम लोग को ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो 3 + 2 को 5 हमारे को रिजल्ट दे देता है। तो हमें इस तरह माउस मोशन लिसनर का कुछ बनाना है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो इवेंट, तो हमारे को इसके लिए करना पड़ेगा ऐड माउस मोशन लिसनर, मतलब हम उसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं माउस मोशन लिसनर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, ये टैली का क्वेश्चन आ गया। कैपिटल अकाउंट किस टाइप का होता है? तो जब हम लोग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उसको कैपिटल अकाउंट को किस में डालते हैं? क्रेडिट के अंदर डालते हैं। तो किस टाइप का होता है? क्रेडिट टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला बोल रहा है डिक्रीज इन असेस्ट विल बी क्रेडिट। अगर हमारी संपत्ति में कमी होगी तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। जैसे मैंने अगर नया था फर्नीचर बनाया 50,000 का था और वो फर्नीचर मेरा यूज होने के बाद खराब हो गया, थोड़ा टूट वगैरह गया, अब उसकी कीमत 30,000 रुपये हो गई, तो वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कमी ऋण हो गई, तो क्रेडिट में होगी। वैसे ही डिक्रीज इन लाइबिलिटीज विल बी डेबिट। वैसे ही मुझे अगर किसी को 50 लाख रुपए देने थे और उससे मैंने लाइबिलिटीज में वो क्या हो गया? कमी हो गई, मैंने उससे कुछ समझौता अगर कर लिया तो 40,000 ही देने रहे हैं, तो मेरे वो क्या हो गए? 10,000 रुपये तो जमा हो गए, 10 लाख रुपए तो मेरे बच गए, तो वो किस में आ गए? डेबिट में आ गए, या मुझे किसी भी कारण छूट मिल गई। वैसे डिक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। व्यय में जो कमी होगी वो डेबिट होगी? नहीं, व्यय में कमी डेबिट नहीं हो सकती, क्योंकि देखो आप व्यय करो, आप चाहे 100 रुपये खर्च करोगे, चाहे आप 80 रुपये खर्च करोगे, आपके पॉकेट से वो रुपए चले गए हैं, तो वो जमा में कहाँ से आ सकते हैं? वो जमा में तो नहीं होंगे, वो तो आपके निकल गए हैं, वो तो आपका क्रेडिट हो गया, तो वो डेबिट नहीं होगा, तो विल बी डेबिट नहीं होगा। एक्सपेंसेस कभी भी डेबिट नहीं हो सकती है, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो। डिक्रीज इन रेवेन्यू विल बी डेबिट। रेवेन्यू मतलब आपके पास आय कितनी हो रही है, आपके पास पैसा आ कितना रहा है। तो अगर आपके पास पैसा आ रहा है, जैसे आपके पास पहले 500 रुपये आता था मगर अब डिक्रीज हो गया, अब 300 रुपये जा रहा है, तो 300 रुपये भी क्या होगा? होगा तो जमा ही ना, तो ये सारी चीज़ें तो जमा होगी। तो ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। एक्सपेंसेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज होने पे एक्सपेंसेस क्या हो जाती है? डेबिट नहीं होती है, क्योंकि वो जितनी भी एक्सपेंसेस होगी, खर्चा होगा, तो वो जमा तो हो ही नहीं सकता, वो तो बाहर गया, तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिलोंग टू डिपार्टमेंट। कोई मैनेजर है, वो क्या कर रहा है? कॉस्ट को और रेवेन्यू को देख रहा है, तो वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं? तो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे? हम अगर किसी चीज़ की कॉस्ट देख रहे हैं, कितनी कीमत लगी, उसका कितना रेवेन्यू हो रहा है, मतलब उसने हमें कितना कमा के दिया, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रॉफिट सेंटर पे देखी जाती है, तो इसका हो जाएगा लाभ केंद्र या प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर सब ऑर्डिनेट एंड हायर लेवल मैनेजर आर टर्म्स एज, मतलब ज़्यादा नंबर के आपके मैनेजर्स है, बहुत सारे मैनेजर है या उच्च स्तर के जो मैनेजर्स है, बड़ी संख्या में जो मैनेजर्स रहते हैं, वो सब किस पे काम करते हैं? तो वो काम करते हैं बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे, व्यापक जिम्मेदारी के अंदर पे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी का काम मैनेजर्स के पास में होता है और व्यापक जिम्मेदारी के अंदर किस पे होती है? बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर। तो गाइस इसके साथ में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA ट्रेड के लेवल फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 4 वीडियोस के अंदर हमारी टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं लेवल सेकंड के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।